नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। 2024 का अंत होने को है और इस साल हमने बाजार में रिकॉर्ड लेवल्स आते हुए देखे, लेकिन अब 2025 से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? बाजार के यहां से अभी और चढ़ेगा या फिर पिछले कुछ समय से जो बाजार में उठापटक का दौर है वो अभी और देखने को मिल सकता है? इसी मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। हर्षा उपाध्याय जी, कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ इक्विटी। हर्षा जी, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए सर। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आपके लिए भी नए साल की शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना मार्केट 2025 रिलीज किया है। उसकी बहुत बारीकियां हैं, उस पे तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अभी आपको मार्केट कैसा लग रहा है? ये हाल फिलहाल में ना थोड़ी टेंशन हो गई, बाजार में बहुत उठापटक देखने को मिली है, वोलेटिलिटी भी देखने को मिली। लेकिन अब 2025 की तैयारी कैसे करें? आपको क्या लगता है, बाजार यहां से अभी और चढ़ेगा या फिर थोड़ा नर्वस रहेगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट मूव का प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो उतार चढ़ाव तो इक्विटी मार्केट का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो उस हिसाब से ही निवेश करना चाहिए कि यही सोच के कि कभी भी कुछ भी कारणवश मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकता है। लेकिन ये लंबे अवधि के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी में जो रिटर्न्स आते हैं वो बाकी एसेट क्लासेस से बेहतर आते हैं। तो वही एक फोकस होना चाहिए। अगर 2025 का हम बात करें तो क्लियरली एक साइड आपका जो इकोनॉमी है वहां पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ रेट में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज ये है कि पिछले 4 साल बहुत अच्छा मार्केट देखा है हमने, उसके कारणवश वैल्यूएशंस भी महंगे हुए हैं। तो ये दोनों को देखते हुए हमें लगता है कि जो 2025 में हमारा एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए वो थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए। 2020 से जो 24 तक जो बहुत ही स्ट्रांग रिटर्न्स आए वो शायद ही आ सकते हैं 2025 में। लेकिन आ गए तो वो एक तरफ से हम बोनस समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी इक्विटी के जो रिटर्न्स आएंगे या जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिसेंट रिटर्न्स बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका अगर निवेश का जो अवधि है वो लंबी है और अगर आप इंटरिम वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं तो अभी भी इक्विटीज एक अच्छे एसेट क्लास माना जा सकता अच्छा सर, लेकिन ना हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें आई इंडियन मार्केट्स को लेकर, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि Q2 जीडीपी स्लो डाउन देखने को मिला। आपने बताया Q2 की अर्निंग्स भी कुछ बहुत बढ़िया रही नहीं, लेकिन मार्केट्स निचले स्तरों से संभल गई। ये जो हमने वर्स्ट फेज था ये बाजार का पूरा होता देखा है क्या? क्या आपको लगता है कि यहाँ से अब बेहतर कर सकते हैं? देखिए, कुछ कारण जो है जो स्लो डाउन हमने दूसरी तिमाही में देखा था उसके लिए अगर हम सोचते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कैपेक्स का एक बड़ा सा विषय आता है जहाँ पे इलेक्शंस के चलते हुए पिछले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में भी हमने इतना कुछ खास कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देखा है। तो और वेदर पैटर्न भी थोड़ा बहुत एरेटिक था दूसरी तिमाही में। तो हो सकता है ये सब कारणों की वजह से स्लो डाउन दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि यहाँ से आगे चलते गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ना चाहिए और अच्छे सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ का जो आपने आपने भी देखा होगा तो काफी निराशाजनक है। तो अगर आपको बजट का जो टारगेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको मीट करना है तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ से देखना चाहिए। तो हमें लगता है कि सीक्वेंशियली यहाँ से सेकेंड हाफ में इंप्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वो फिर भी जो फुल ईयर का बजटेड नंबर है वहां तक शायद ना पहुंचे। लेकिन जरूर यहाँ से इंप्रूवमेंट की उम्मीद है मार्केट में और इकोनॉमी में। एसबीआई इस बार की जो पॉलिसी आई थी, आरबीआई पॉलिसी, वो बहुत ही एक्साइटिंग रही। सीआरआर में कटौती हो गई, जितना बाजार अनुमान लगा कर चल रहा था उससे ज्यादा की कटौती हो गई, 50 बेसिस पॉइंट्स की। लेकिन रेपो रेट को, पॉलिसी रेट को आरबीआई ने नहीं घटाया। अब आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा के। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट पॉलिसी में ब्याज दरें घटेंगी? क्योंकि आरबीआई ने भी पूरे फिस्कल के लिए अपना ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। तो सर, इस स्लो डाउन से निपटने के लिए क्या ब्याज दरों का घटना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी? देखिए, ब्याज दर दो चीजों से डिपेंडेंट होते हैं। एक तो ग्रोथ क्या है और दूसरी बात है सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई का जो रेट है वो क्या चल रहा है। अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो जरूर उसमें कटौती हुई है। लेकिन अगर आप ग्लोबल इकोनॉमीज के तुलना में अगर देखते हैं तो अभी भी जो करीब करीब 6% का जो अनुमान लगा रहे हैं फुल ईयर का और आगे जाके भी, तो वो खराब ग्रोथ रेट तो नहीं माना जा सकता है। वो पहली बात।
दूसरी बात जो इन्फ्लेशन की बात बात है, तो वहां पे जो आरबीआई का इंटेंडेड लेवल है वो 4% ±2% है, लेकिन आज के दिन में वो थोड़ा ऊपर के लेवल पे चल रहा है। तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कटाने से पहले काटने से पहले आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को नीचे आते हुए देखना चाहेगा, ये हमारा अनुमान है। लेकिन जरूर उसके अलावा जो मेजर से मार्केट में जो लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती थी उसको उन्होंने किया है, जो सीआरआर कट का आपने भी जिक्र किया, तो जरूर कुछ कुछ मेजर्स जो कर सकते थे वो किया है, और बाकी जो रहेंगे वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। अभी भी 2 महीने हैं दूसरे जो जो मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग होना है उसमें। तो वहां तक तो जो इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा और वहां पे क्या नजर में आएगा शॉर्ट टर्म में, उस हिसाब से शायद आरबीआई का पॉलिसी रेट्स मूव करेगा। अब ऐसे में जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक और सब्जेक्ट है मार्केट का। ये तनाव है ही, हमने पिछले कुछ सालों से देखा ही है कि कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी से तो भिड़ ही रही है। और अभी फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक साइड पे और दूसरी साइड पे थे यूएस में इलेक्शंस, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और अब इमर्जिंग मार्केट्स पे ट्रंप टैरिफ वॉर का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इंडिया भी अमेरिका के रडार पर आएगा और यहाँ पर भी कुछ टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस या फिर कुछ बड़ी जो घोषणाएं हैं वो अमेरिका कर सकता है, या फिर हम अछूते रहेंगे और मेजरली चाइना को ही दिक्कत है? देखिए, दो तीन चीज यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। एक बात यही है कि जो पॉलिटिशियंस इलेक्शन से पहले जो बोलते हैं और जो आखिर में करते हैं उसमें काफी अंतर हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि जो उन्होंने बोला है सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात यही है कि अगर आप एक्सपोर्ट्स को कंपेयर करते हैं, चाइना से जो यूएस में जाता है, ताइवान से जो जाता है, कोरिया से जो जाता है, इंडिया से, मेक्सिको से, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो इतना कुछ खास नहीं है यूएस में जो होता है। और हमारे इकोनॉमी को अगर आप देखते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना या ताइवान के जितना है नहीं। तो उस हिसाब से जो भी एक्शंस होगा टैरिफ का, अगर मान के भी चले कि सबको बराबर तरीके से वो हिट लग सकता है, तो भी हमारे जो इकोनॉमी पे हिट आएगा वो रिलेटिवली कम हिट आएगा। वो पहली बात। अगर दूसरी बात अगर आप देखते हैं तो उन्होंने पब्लिकली जो बोला है वो मेक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर बोला है, और इंडिया का नाम नहीं लिया है। ये जरूरी नहीं है कि इंडिया के ऊपर नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं, लेकिन उनका फोकस जरूर ये तीन देशों पे है। तो उस नजर से भी लगता है कि हमारा जो टैरिफ का खतरा है हमारे ऊपर वो शायद इतना गंभीर नहीं है। और तीसरी बात जो है, हमारा जो एक्सपोर्ट्स यूएस में जाता है उसमें ज्यादातर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है। जैसे सब जानते हैं कि आईटी सर्विसेज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है यूएस एक्सपोर्ट्स का, जो यहाँ से जाता है। तो सर्विसेज में यूजुअली टैरिफ नहीं लगता, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, जहाँ पे हमारा चाइना या ताइवान के कंपैरिजन में या मेक्सिको के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये सब चीजें देखते हुए लगता है कि अगर आ भी गया तो इतना रिलेटिवली इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जरूर मार्केट सेंटिमेंट्स पे जब तक कुछ कॉन्क्रीट विषय डिस्कस नहीं होगा तब तक ये उतार चढ़ाव कंटिन्यू हो सकता लेकिन सर अब आते हैं उस थीम पे जिस पे हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो है कि कोटक म्यूचुअल फंड की 2025 की मार्केट आउटलुक रिपोर्ट एक आई है। और जब मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें 5 मेजर हाईलाइट पॉइंट्स थे, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला था कैपेक्स साइकिल रिवाइवल, फिर था पेनिट्रेटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, न्यू एज सर्विस ऑफरिंग्स, कंजम्पशन एंड रूरल रिवाइवल और हेल्थ केयर। तो सर सबसे पहला तो कैपेक्स, ये अभी आपने इसका जिक्र भी किया था। किस तरीके का कैपेक्स और सरकार क्या बहुत बढ़ चढ़ कर खर्च करने वाली है, ये इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को 2025 में कैसे बदलेगा? और किस क्वांटम का कैपेक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या हम सरकारी कंपनियों से कैपेक्स की उम्मीद कर रहे हैं, सरकार से कैपेक्स की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर निजी क्षेत्र के जो कंपनियां हैं वो भी कैपेक्स बढ़ चढ़ कर करेंगी अभी? है। देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप प्री कोविड लेवल और आज के लेवल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं, तो प्री कोविड लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लिस्टेड कॉर्पोरेट्स हैं, इन तीनों सेगमेंट से जो टोटल कैपेक्स हुआ करता था वो करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए की सालाना कैपेक्स होता था। और आज के दिन में ये जो फिगर है ये करीब करीब 28 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई।
तो यानी कि कोविड जैसा एक जो जनरेशनल एक एक हिट आया था इकोनॉमी पे, उसको मैनेज करते हुए भी हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंट्री में, वो करीब करीब 2.5 गुना बढ़ चुका है 6 साल में, या मान लीजिए 6.5 साल। तो इतना ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है, और आगे जाके हमें नहीं लगता है कि कोविड जैसा और एक महामारी और नेक्स्ट 5 साल में 6 साल में आ सकता है। तो काफी कुछ जो सोशल नीड्स के लिए जो रखा था या रखना पड़ा था कोविड के टाइम पे, वो अमाउंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जरूर जा सकता है। और जैसे आपने निजी क्षेत्र का बात किया, वहां पे तो क्लियरली जो बैलेंस शीट्स है, बहुत हेल्दी बैलेंस शीट्स हो गए हैं पिछले 4-5 साल में, काफी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट हुआ है और डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि अगले 5-6 साल में जरूर जितना हुआ है पहले 5-6 साल से, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उतना भी हो गया तो वो बहुत बड़ा नंबर कहला जाएगा। वो पहली बात है। और दूसरा, जैसे अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो जरूर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पिकअप के बेसिस पे शायद सेंटिमेंट्स निर्भर करेंगे, लेकिन वहां पे भी हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ में, जो जैसे हमने इस शो में भी पहले जिक्र किया था, कि सेकेंड हाफ में पब्लिक कैपेक्स बढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे निजी कैपेक्स भी जो होना है वो भी होता रहेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो थीम है, ये मल्टी ईयर थीम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रिवाइवल हो रहा है। तो इसमें जरूर एक इन्वेस्टमेंट का फोकस होना चाहिए, जहाँ पे काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। और इनफैक्ट मैं क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पर आपने 28 लाख करोड़ रुपए की फिगर थी, उसमें आपने बोला था कि लिस्टेड एंटिटीज भी शामिल हैं और सरकार का जो कैपेक्स है वो भी शामिल है। सरकार ने बजट में एस्टिमेट दिया था 11.11 लाख करोड़ रुपीस, और बाकी का आप बोल रहे हो बिल्कुल। कि वो बाकी प्लेयर्स जो हैं वो भी कैपेक्स में योगदान योगदान देंगे, उस लिहाज से 28 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स। बिल्कुल। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये नेक्स्ट थीम है 2025 की कोटक म्यूचुअल फंड के हिसाब से। सर ये बहुत ब्रॉड बेस्ड थीम है, इसमें आपको क्या पसंद है, पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक, या फिर एनबीएफसीज, या फिर कोई और न्यू जनरेशन वाले बिजनेसेस जहां पर आपको लगता है कि वो डोमिनेट करेंगे 2025 में? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्षेत्र में प्राइवेट जो लार्ज बैंक्स हैं और पब्लिक सेक्टर के जो लार्ज बैंक्स हैं, ये दोनों सेगमेंट हमें अच्छा लग रहा है इस वैल्यूएशन के लेवल पे। और हमें लगता है कि जो शॉर्ट टर्म के काफी कुछ हेडविंड जो हमने देखा है पिछले कुछ क्वार्टर से, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। और जो सीआरआर कट हुआ है अभी रिसेंटली, और उसका इफेक्ट तो नेक्स्ट क्वार्टर से दिखाई देगा, तो वो भी एक मार्जिन के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। बल्कि वो हालांकि वो बहुत ही छोटा इम्प्रूवमेंट रहेगा, लेकिन जरूर सिक्वेंशियली इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के दोनों क्षेत्रों से लार्ज बैंक्स जो हैं, वहाँ पे हमारा पॉजिटिव ओपिनियन है आज के दिन। और इसके अलावा हमें लगता है कि फाइनेंशियल्स में जो भी कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, और काफी सारे बिजनेसेस आते हैं उसमें, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रोकिंग बिजनेस, ये सभी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म्स जो हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड, ये सभी जो एक एक सेगमेंट बनता है, वहां पे भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है। क्योंकि ये जरूर एक ऐसा थीम है जहाँ पे जो ग्रोथ रेट्स हैं वो लंबे अवधि के लिए कंटिन्यू हो सकते हैं, और पेनिट्रेशन लेवल्स बहुत ही कम है आज के दिन में इस सर्विसेज का। तो जरूर ये दोनों बास्केट देखने चाहिए। अच्छा, ये फाइनेंशियल सेक्टर में तो आपने बता दिया बड़े वाले बैंक्स, और ये जो कैपिटल मार्केट्स में जो इंटरमीडियरीज होती हैं इनके स्टॉक्स, वो मैं पहले पॉइंट पे वापस आता हूँ। फिर वो जो आप कैपेक्स की बात कर रहे हो, वो तो बहुत ही बड़ा एक उसकी तो बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। उसमें क्या पसंद है आपको, सीमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां, या फिर कैपिटल गुड्स, डिफेंस, पार्क, क्या उस वाले लैंडस्केप में आता है, कैपेक्स पे कहाँ पर बेट लगानी चाहिए? देखिए, जितने भी आपने बताया और उसके अलावा जो पावर सेक्टर रिलेटेड कैपिटल गुड्स एंटिटीज हैं, वहाँ पे सब में एक एक अच्छा खासा ग्रोथ रोड मैप दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हर एक सेक्टर में हर एक स्टॉक शायद ही अच्छा करे, तो बॉटम अप एवेल्युएशन बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप थीम को देखेंगे, तो जितना भी आपने उदाहरण के तौर पे दिया, वो सभी क्षेत्रों में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देना चाहिए। आप क्या आईटी सेक्टर पे 2025 पे बेट लगा रहे हो? क्या आपको पसंद है अभी आईटी सेक्टर, और क्या ट्रिगर्स हैं सेक्टर के लिए? देखिए, एक तो एक डिफेंसिव सेक्टर है, यहाँ पे लिवरेज होता नहीं है, तो मार्केट में अगर वोलेटिलिटी रहता है तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली सेफर सेक्टर माना जा सकता है।
और अगर टैरिफ को लेते अगर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो उससे भी एक मार्जिन्स के लिए बेहतर हो सकता है शॉर्ट टर्म में आईटी सर्विसेज में। और जो हमने पिछले कुछ सालों से थोड़ा बहुत धीमी गति से जो बिजनेस मोमेंटम देखा गया है, वहां पे भी हम थोड़ा बहुत ग्रीन शूट्स देख रहे हैं, और साइक्लिकली वहां पे रिकवरी होना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। इसके अलावा जो जो ट्रम्प ने वहां पे मैनिफेस्टो में बोला था कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन को कट कर सकते हैं, वो अगर वो हो जाता है तो फिर यूएस कंपनीज का जो आईटी स्पेंडिंग होगा उसमें काफी वृद्धि हो सकती है, और वो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और मीडियम टर्म में भी हमें लगता है कि जो इतना सब बात चल रहा है एआई टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन का, उससे पहले एक जरूरी चीज होना चाहिए, जो क्लाउड माइग्रेट करना पड़ेगा आपका। जितने भी डेटाबेसेस हैं, जो भी आपके एप्लीकेशंस है, अगर वो करना है तो काफी सारे हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज उस कार्य में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि उसके वजह से भी एक मीडियम टर्म पे अगर आप ग्रोथ आउटलुक देखते हैं तो एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि आईटी सर्विसेज में भी एक एक निवेश का अपॉर्चुनिटी। अच्छा, जो नेक्स्ट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कोटक म्यूचुअल फंड की जो रिपोर्ट आई मार्केट आउटलुक 2025 में, उसमें एक थीम बताई गई है, कंजम्पशन एंड रूरल रिवाइवल। इस बार आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो आरबीआई गवर्नर ने साफ तौर पे बोला था कि रूरल सेक्टर में रिवाइवल देखने को मिल रहा है, और मिलेगा भी कंजम्पशन में। लेकिन सर, कंजम्पशन में अभी तो कंपनियां यही बोल रही हैं, हमने गोदरेज कंज्यूमर का भी यही इस बार स्टेटमेंट देखा था कि वो बोल रही थी कि Q3 में मिड सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। कच्चे माल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, पाम ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, उसका असर नेगेटिव यानी कि हेडविंड के तौर पे देखने को मिलेगा। कंजम्पशन स्टॉक्स चल भी नहीं रहे। आपने रखा हुआ है 2025 के लिए कि ये 2025 में एक सेक्टर हो सकता है जहां पर बहुत अच्छी चाल बने। तो आर यू कॉन्फिडेंट कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कंजम्पशन अच्छा खासा पैन आउट होता नजर आएगा और मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी? हमें लगता है कि ये थोड़ा सा डार्क हॉर्स जैसा जो बोलते हैं अंग्रेजी में, उस टाइप का एक सेक्टोरल पीक है। तो हमें लगता है कि जरूर अगर आप बिल्कुल आज का स्थिति देखेंगे या शॉर्ट टर्म का अगर फोकस करेंगे, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी में कुछ खास आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर इंडिया जैसे इकोनॉमी अगर बढ़ते रहेगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, और यूजुअली हमने विश्व में भी यही देखा गया है कि जभी जभी पर कैपिटा इनकम जो $3,000 से बढ़ता है, तो एक कंजम्पशन में जे स्टिक जो बोलते हैं, हॉकी स्टिक के जैसे एक ऊपर की तरफ कंजम्पशन ट्रेंड बढ़ता है। तो अभी इंडिया का अर्थव्यवस्था में अगर आप देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम ये $3,000 से थोड़ा सा नीचे में है। तो हमें लगता है कि आगे बिल्कुल एक दो साल में वहां पे हम पहुंचेंगे। अगर वहां पे पहुंचेंगे तो एक जो विश्व में सभी जगहों में जो देखा है कंजम्पशन अप ट्रेंड का, वो दिखना चाहिए। ये थोड़ा मीडियम टर्म का जो मैंने बात किया। अगर आप अगले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो हमें लगता है जरूर इस साल का बारिश अच्छा हुआ है, एग्रीकल्चरल सीजन बहुत अच्छा गया। जब हमने जीडीपी ग्रोथ नंबर्स देखे, एग्रीकल्चर तो जितना एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा किया हुआ है। और वही उम्मीद है कि अगला क्रॉप सीजन जो है उसमें भी अच्छा खासा वृद्धि रहेगी। और हमें लगता है कि जो फूड इन्फ्लेशन अभी बढ़कर थोड़ा रूरल कम्युनिटी पे, थोड़ा कंजम्पशन पे थोड़ा असर नेगेटिव असर डाला है, वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। अगर हो जाता है तो हमें लगता है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम जो रीजनेबली स्ट्रांग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके चलते हुए कंजम्पशन में रिवाइवल होना चाहिए। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि अगर आप यहाँ से पोजीशन बनाते जाएंगे तो जरूर ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। वैसे है ये भी बहुत बड़ी थीम, और ये रूरल रिवाइवल आपने लिखा था ना रिपोर्ट में, तो उसके चलते मैंने समझ लिया कि एफएमसीजी सेक्टर होगा। लेकिन कंजम्पशन में क्या? कंजम्पशन में तो डेटा भी है। डेटा में भी बहुत खपत होती है आजकल टेलीकॉम में, उसका कंजम्पशन में तो फिर आप गिनना शुरू करो तो ऑटोज भी आ जाएगा, एफएमसीजी भी आ जाएगा, सब कुछ कंज्यूम हो रहा है अभी। इसमें भी कौन सा, अगर इसको फिल्टर आउट करें तो कहां पर आपको ग्रोथ बहुत स्ट्रांग नजर आती है? देखिए आज के दिन में हालांकि अर्बन ग्रोथ रेट भी थोड़ा बहुत धीमापन पकड़ रहा है, लेकिन अर्बन ग्रोथ अभी भी ठीक ठाक है। जहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो बोलते हैं या लग्जरी कंजम्पशन जो बोलते हैं, वहाँ पे तो वाइट गुड कंजम्पशन, एयर ट्रैवल, होटल्स, ये सब क्षेत्र में अभी भी ग्रोथ रेट एक तरफ से अच्छा है।
और दूसरी जगह है ये जो रूरल डोमिनेटेड कंजम्पशन स्पेस है, जहाँ पे रिवाइवल की उम्मीद है। तो दोनों आप पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा वन साइडेड पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाइड कंजम्पशन बास्केट बनाने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से वहां पे भी अच्छा मौका रहेगा। अच्छा, जो पांचवी थीम कोटक ने 2025 के लिए चुनी है वो है हेल्थ केयर। सर, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स, क्योंकि इस साल हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक चेन्स वाली जो कंपनी है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे रिकॉर्ड लेवल्स छूती चली गई। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं एग्जांपल्स उनके। फार्मा फिर भी पिछले कुछ एक दो महीने से हायर साइड पे थोड़ा सुस्त हो गया है। तो हेल्थ केयर से आप क्या मान रहे हैं, और कौन सी कंपनियां कौन सी थीम डोमिनेट करती हुई नजर आएगी हेल्थ केयर स्पेस पे? जब हम हेल्थ केयर बोल रहे हैं तो वहां पे फार्मास्यूटिकल्स भी आ जाएगा, हेल्थ केयर सर्विसेज भी आ जाएगा। इसमें दो रीजंस मैं दूंगा। एक तो डोमेस्टिक जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो है, और दूसरी है कि ग्लोबल जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वहां पे भी इंडियन मैन्युफैक्चरर का शेयर बढ़ सकता है। क्योंकि जो सीडीएमओ का जो अपॉर्चुनिटी है, तो हमें लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल एंगल्स हैं, जहाँ पे लोगों को चाइना से अलावा दूसरे मैन्युफैक्चरर्स चाहिए, और जहाँ पे आईपी राइट्स पे काफी कंट्रोल अच्छे होना चाहिए, ऐसे रीजन्स चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी लो कॉस्ट वो सब भी तो होना ही चाहिए। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में उभर कर आ सकता है, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में। ऑलरेडी एक अच्छा खासा नाम किया हुआ है फार्मास्यूटिकल्स में, और वहां से भी अच्छा सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ सकता है। दूसरा चीज है कि अगर आप एज से अगर आप फार्मास्यूटिकल नीड्स का एक एक कोरिलेशन पकड़ते हैं, तो यूजुअली यही बोला जाता है कि जब भी एक आदमी या औरत का एज 65 ईयर्स हो जाता है, उसके बाद उनका हेल्थ केयर नीड्स बढ़ते जाते हैं बिकॉज ऑफ द एज। तो अगर आप इस दशक का स्टार्टिंग में अगर आप देखते हैं, तो एक में से 10 जो पॉपुलेशन था वो 65 ईयर्स एंड बियॉन्ड था ग्लोबल पॉपुलेशन। वही नंबर 2030 में 1 in 6 हो जाएगा, यानी कि एक में 6 आदमी में एक आदमी 65 ईयर्स से अबव एज के होंगे उस 2030 में। यानी कि सिंपली बिकॉज ऑफ दिस एज प्रोग्रेशन मेडिकल नीड्स बढ़ सकते हैं, और उसके लिए केटर करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये सब देखते हुए लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हेल्थ केयर सर्विसेज में एक अच्छा मौका रहे। और सर, अभी जो नवंबर में म्यूचुअल फंड का जो डेटा आया वो कैसा था? अभी लिक्विडिटी कैसी है इंडस्ट्री के पास? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस बार जब बाजार में करेक्शन शुरू हुई थी ना, तो एफआईज बहुत बहुत ज्यादा बेच रहे थे। वो फिर से घरेलू इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने फिर से हिम्मत की और लोअर लेवल्स पे खरीदारी हुई, तब जाके बाजार संभला है। तो अभी ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, ये अभी करते रहें। नवंबर का डेटा क्या बताता है, पहले तो आप ये बताएं। देखिए, नवंबर में भी जो नंबर देखने को मिला है वो मोरलेस जो पिछले कुछ महीनों से जो ट्रेंड चल रहा था उसी हिसाब से चल रहा है। तो एसआईपी का जो नंबर है वो अच्छा खासा नंबर है, 25,000 करोड़ से ऊपर है। और लमसम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी चलते जा रहा है। तो मार्केट का उतार चढ़ाव से अभी तक तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो इन्वेस्टर बिहेवियर में डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखना है। ओके, राइट। यानी कि फिर वेल्थ जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स, और वो भी कॉन्टिन्यूस एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाओ। लेकिन जो फ्लो आ रहा है वो फिर से समझ में आ रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप्स। तो अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन इस करेक्शन में थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई है, ठीक हो गई है, या फिर ये अभी भी बहुत महंगे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स? हमें तो अभी भी महंगे लगते हैं। तो लार्ज कैप में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और वहां पे इतना अर्निंग्स का रिस्क नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर आप रिलेटिवली एक सेफर इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं विद इन इक्विटीज, तो वो लार्ज कैप डोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि पूरा के पूरा लार्ज कैप, लेकिन कोई भी फंड जिसमें प्रिडोमिनेंट पोजीशन जो लार्ज कैप्स में लेते हैं वैसे म्यूचुअल फंड्स ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आपको मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में ही एक्सपोजर लेना है तो जरूर ले सकते हैं, लेकिन एसआईपी के जरिए करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव उसमें मैनेज हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आपका जो निवेश का अवधि है वो जरूर लार्ज कैप से ज्यादा होना चाहिए। हम तो कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मिनिमम 5 साल की निवेश की बात करते हैं। अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप में उससे भी ज्यादा
निवेश का अवधि रख के आते हैं तो जरूर लमसम भी आप देख सकते हैं। अच्छा हर्षा सर, ये FY 26 के लिए कितना एस्टिमेट है वैसे? ये बड़ी कंपनियों का, निफ्टी 50 कंपनियों का अर्निंग्स का एस्टिमेट क्या है जो कोटक लेकर चल रहा है? अभी भी एक तरफ से मिड टीन्स का अर्निंग्स ग्रोथ तो मार्केट में एक्सपेक्टेड है। 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां के लिए एक तरफ से कटौती हुई है। पिछले 2 क्वार्टर्स में जो नंबर्स इतने खास नहीं आए और उसके चलते हुए 2025 के नंबर कट चुके हैं, लेकिन 2026 के जो नंबर्स हैं अभी भी वो मिड टीन्स के आसपास में हैं। तो वही उम्मीद है कि जैसे सेकेंड हाफ में हम थोड़ा बहुत रिवाइवल का एक्सपेक्टेशन सोच रहे हैं, तो उसी का कंटिन्यूएशन हमको अगर 2026 भी आएगा तो ये नंबर्स मीट हो सकते पर बाजार के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या पैन आउट होता हुआ नजर आ सकता है अगले साल 2025 में? हैं। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क तो अभी भी वैल्यूएशंस का ही लगता है, क्योंकि पिछले 4 साल में एक वन वे डायरेक्शन में मार्केट चला है। तो कभी भी ऐसा इक्विटी में होता नहीं है कि आपका करेक्शंस नहीं है और आप पैसे बनाते जाएंगे और कोई रिस्क नहीं है। तो जरूर वैल्यूएशंस महंगे हुए हैं, तो उसको हमें याद में रखना चाहिए और लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन जो है वो भी मॉडरेट करना चाहिए। जो 30-35% जो मिला है पिछले 4 साल में, वो तो एक तरफ से अबनॉर्मल रिटर्न्स बोल सकते हैं। तो अगर वो फिर एक साल मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसकी उम्मीद से निवेश नहीं करना चाहिए। एक एक तरफ से अगर ये सब लेके चलते हैं तो फिर भी एक्सपीरियंस ठीक ठाक हो। सर आखिरी सवाल ये होगा, जब आपने और हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ना शुरू किया, फाइनेंस पढ़ना शुरू किया, तो सिर्फ एक सिस्टमैटिक तरीके से शुरू किया, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, छोटी कंपनियां क्या होती हैं, मिड साइज कंपनियां क्या होती हैं, सब कुछ देखा हमने। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं सब देखा। लेकिन आज जब यूथ आ रहा है मार्केट में तो उसको दिख रहा है यूट्यूब, इंस्टा, और उसमें भी रील्स, और उसमें भी फटाफट से मोटे मोटे प्रॉफिट्स। कोई 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 1 करोड़ छाप रहा है, कोई 2 करोड़ छाप रहा है, इस तरीके के प्रॉफिट्स। और वो बताते हैं कि स्ट्रैटेजीज ऐसी जो आपको रिटर्न्स देंगी देंगी। और फिर सेबी की रिपोर्ट आती है और वो बोलते हैं कि भैया ये तो गलत है, ऑप्शंस ट्रेडिंग से कमाई होती नहीं। हमको ऑप्शंस पढ़ने में बहुत समय लग गया था, लेकिन आजकल यू सबसे पहले ऑप्शंस में कूदता है। तो क्या करना चाहिए सर लॉन्ग टर्म में, अगर पैसा बनाना हो? तो आपको लग रहा है कि ये जो टोटके हैं ये कामयाब होंगे या फिर कोई और बेहतर तरीका होगा? देखिए, हर एक आदमी को अपना अपना रिस्क के हिसाब से क्या सूटेबल स्ट्रैटेजी है वो बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको रात को अच्छे से नींद आना चाहिए वैसे सोचते हैं और वेल्थ भी क्रिएट करना है, तो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड के जरिए जाना बेहतर है, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाएगा। जो भी मार्केट के डेवलपमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए एक रिसर्च टीम होती है और उसके हिसाब से पोजीशंस बनते हैं और ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो एक तरफ से आप बिना ज्यादा सोचे वहां पे एक लंबे अवधि के लिए सिस्टमैटिकली वेल्थ क्रिएट करते जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है जहाँ पे आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, आप खुद पढ़ के सब समझ सकते हैं, तो क्यों नहीं, कोई भी कर सकता है। लेकिन जरूर आपको उतना एफर्ट और टाइम उस चीज में लगाना जरूरी रहेगा। हर्षा सर बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए। और एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।